हे गाइस, दिस इज राहुल पांडे फ्रॉम आईटी दिल्ली और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का हम लोग यूज़ कब करते हैं? तो जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करने को बोला जाता है तब हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एग्जांपल जैसे अगर मैं लूँ, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है ए जो कि गिव कर रही है हम लोग को, जो कि प्रोडक्ट हमें दे रही है पी, तो इस केस में ए हमारा रिएक्टेंट है और पी हमारा प्रोडक्ट है। तो ये एक सिंगल स्टेप, एक सिंपल रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन है। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसी रिएक्शन हो जहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट है ए, वो पहले तो हमें कोई इंटरमीडिएट दे रहा है सी, और फिर जो हमारा सी है वो सेकेंड स्टेप में हमें दे रहा है पी जो कि हमारा प्रोडक्ट है। तो ऐसी रिएक्शन में हम लोग के पास दो स्टेप्स हैं जिनमें पहली स्टेप में हमें एक इंटरमीडिएट मिल रहा है, सी हमारा इंटरमीडिएट है, और सेकेंड स्टेप में जो सी है वो हमें प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो नेट रिएक्शन होती है ए गिव्स पी, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अब हमको अगर बोला जाए कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड किया जाए, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि ए, लेकिन इस रिएक्शन को देखने पे हमें ये तो पता नहीं चल रहा कि इस रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व है जब तक हम इसके मैकेनिज्म को ना देखें, और मैकेनिज्म देखने पे पता चलता है कि यहाँ पर एक सी भी इन्वॉल्व है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को जब हम लोग ऑर्डर फाइंड करते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट मेथड्स फॉलो करने होते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब इस मेथड में हम लोग मानते क्या हैं? स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो है उसमें हम लोग मानते हैं कि जो भी इंटरमीडिएट है उसका कंसेंट्रेशन, जैसे यहाँ पर हमारा जो इंटरमीडिएट है वो है सी, उसका कंसेंट्रेशन जो हो वो कांस्टेंट हो जाए। ये हमारा स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कहता है। हमारा स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन ये कहता है कि जो भी हमारा इंटरमीडिएट हो, जैसे इस एग्जांपल में हमारा इंटरमीडिएट सी है, उसका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। अब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट कब होता है? कंसेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट तब होगा जब सी जितना बन रहा है उतना वो यूज होता रहे, या फिर हम लोग कह लें जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी हो वो इक्वल हो जाए किसके? रेट ऑफ डिसअपियरेंस के। मतलब कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस के। Then in that case we say that the concentration of C is constant। तो ये तो हमारा कंडीशन हो गया कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कहता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जिससे हम लोग समझेंगे कि हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। सो अगर हम लोग अपना पहला एग्जांपल देखें जिसका रिएक्शन गिवन है A प्लस बी गिव्स P, ये अगर हमें कोई रिएक्शन गिवन है, अब इसका मैकेनिज्म हमें गिवन है कि पहले स्टेप में जो A है वो हमें देता है एक इंटरमीडिएट C, और इस रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो है वो है K1, और फिर सेकेंड स्टेप में जो C है वो किसी B के साथ कंबाइन करके हमें देता है P, फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा। अब और इसका रेट कांस्टेंट जो है वो है K2। ठीक, तो ये हमें मैकेनिज्म गिवन है, और साथ ही साथ ये भी गिवन होता है कि जो सेकेंड स्टेप है वो हमारी स्लो स्टेप है। अब ये स्लो स्टेप से हमारा क्या मतलब है? स्लो स्टेप से हमारा ये मतलब है कि जो रिएक्शन का जो रेट होगा, जो पूरे A प्लस बी से P वाली जो रिएक्शन गिवन है उसका जो रेट होगा वो केवल उसके स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर हमारे पास दो या उससे ज़्यादा तीन स्टेप्स है, मान लीजिए एक स्टेप जो है वो फास्टेस्ट है, दूसरी उससे थोड़ी कम फास्ट है, और तीसरी एकदम स्लोवेस्ट है, तो जब तक हमारी तीसरी स्टेप पूरी नहीं होगी तब तक वो रिएक्शन पूरी नहीं होगी। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप का जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम रिएक्शन को कंप्लीट होने में भी लगेगा, और इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रेट ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। सो जो हमारा स्लो स्टेप गिवन है, ये वाला सेकेंड स्टेप है, वो हमारा स्लो स्टेप है। और अगर हमें पता है कि अगर हमें कोई रिएक्शन गिवन हो और उसका हमें रेट लॉ लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखेंगे रेट इज इक्वल टू उसका रेट कांस्टेंट। तो क्योंकि यहाँ पर जो स्लो स्टेप है उसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो जो रेट होगा वो होगा K2 टाइम्स रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे C इंटू बी। ठीक, तो ये हमारा रेट लॉ हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि रेट लॉ तो हम लोगों ने आसानी से लिख लिया, बस एक स्टेप का तो था, लेकिन
देखने वाली बात यह है कि जो सी है वो हमें रिएक्शन में तो गिवन ही नहीं है। रिएक्शन हमारी है A प्लस बी गिव्स P। इसमें हमें A का कंसेंट्रेशन मालूम होगा, B का भी मालूम होगा, P का भी मालूम होगा मान लीजिए, लेकिन C का तो हमें कंसेंट्रेशन का कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि C जो था वो हमारा इंटरमीडिएट स्टेप्स में फॉर्म हो रहा था और यूज भी हो जा रहा था। तो अब C का कंसेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो यूजिंग SSA, अगर हम लोग देखें तो SSA कह रहा था कि जो भी इंटरमीडिएट हो उसका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब कंसेंट्रेशन कांस्टेंट होना चाहिए से हमारा मतलब है कि जो भी हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो वही हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो। तो अगर हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को देखें तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा K1 इंटू ए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सी है वो प्रोडक्ट साइड कब आता है? पहली स्टेप में। तो प्रोडक्ट साइड जब कोई चीज आती है तब वो फॉर्म हो रही होती है। तो फॉर्म सी कब होता है? फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप का अगर हम लोग रेट देखें तो वो क्या है? K1 इंटू ए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा? K1 इंटू ए। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो हो जाएगा K1 इंटू ए। अब अगर हम लोग देखें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी क्या होगा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ सी देखने के लिए हम लोग को देखना होगा कि सी कब कब रिएक्शन साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है। क्योंकि जब कोई चीज रिएक्टेंट साइड में होती है तब वो यूज हो रही होती है और उसका जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज करता है। तो सी जो है वो रिएक्टेंट साइड में है हमारे सेकेंड स्टेप में। तो इसके हिसाब से जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा K2 इंटू सी इंटू बी। K2 इंटू सी का कंसेंट्रेशन इंटू बी का कंसेंट्रेशन। सो अब हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन पता चल गया, हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी पता चल गया। अब हमें करना क्या है? यूजिंग SSA इन दोनों को इक्वेट कर देना है जिससे हमें सी का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो हमें मिलता है K1A इक्वल टू K2C इंटू बी, जिससे हमें सी का कंसेंट्रेशन मिल गया इक्वल टू K1A अपॉन K2B। सो अब हमें सी का कंसेंट्रेशन मिल गया। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन क्या ले रहे हैं और ये हमारी पहली इक्वेशन थी। अब अगर हम लोग इस कंसेंट्रेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो जो हमारा रेट होगा वो होगा K2 टाइम्स K1A बाई K2B, ये हमारा सी का कंसेंट्रेशन इंटू बी का कंसेंट्रेशन। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा K1A के बराबर, क्योंकि हमारा K2 कट जाएगा और B भी कट जाएगा। तो हमारा जो रेट आएगा फाइनल रेट वो होगा K1 इंटू ए का कंसेंट्रेशन। अब इसके रेट लॉ से हमें ये पता चलता है कि जो इस रिएक्शन का ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वो क्या है? वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट्रेशन वाले कितने टर्म्स है? केवल एक टर्म है, तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन का SSA यूज करके ऑर्डर और रेट लॉ फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 2 अगर हम लोग देखें जिसमें सेम रिएक्शन लें A प्लस बी गिव्स P, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म हो वो थोड़ा डिफरेंट कर दें। अब इस बार हम लोग करेंगे क्या कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम लोग A से C बना रहे होंगे, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। मतलब A से C बन रहा है K1 रेट से और C से A बन रहा है K-1 रेट से। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकेंड स्टेप हमारी क्या है? C प्लस बी गिव्स P, और ये हमारा K2 रेट सेम रहा। तो अब और ये हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो एक स्लो स्टेप भी है। तो अब अगर हमें इसका रेट लिखना होगा तो हम लोग स्लो स्टेप का रेट लॉ जो होता है वही हमारी रिएक्शन का भी रेट लॉ होता है। तो अगर हम लोग इसका रेट लिखें तो वो होगा K2 टाइम्स C इंटू बी। ठीक, अब ये हमारा K2 इंटू C इंटू बी हो गया। अब अगेन हमें C का कंसेंट्रेशन तो मालूम नहीं है, तो अब इसका कंसेंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग अगेन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। तो अब इस बार स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में थोड़ी हम लोगों को दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर हम लोग इस बार फिर से कंसेंट्रेशन ऑफ सी को कांस्टेंट करें तो पहले हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारा क्या है? जब सी प्रोडक्ट साइड में होगा तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो फॉर्म हो रहा है, और उसका जो रेट होगा रिएक्शन का वो हमारा होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो सी कब फॉर्म हो रहा है? सी इस यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में है तो सी का रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा K1 इंटू ए, K1 इंटू ए। ठीक, अब अगर हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस देखें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगा वो क्या होगा? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए जो सी होना चाहिए वो रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए। अब रिएक्टेंट साइड में सी दो जगहों पर है, एक है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पर सी ए से सी बन रहा है और साथ ही साथ सी से ए भी बन रहा है।
तो यहाँ पर एक बार रिएक्टेंट साइड में है और दूसरी बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो सिंपल सा C और B मिल करके P दे रहे हैं। तो अगर हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखें तो वो होगा K-1 इंटू C, जिस रेट से A बन रहा है वो हमारा होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस फ्रॉम दिस साइड, और फिर हम लोग उसमें ऐड कर देंगे K2 इंटू C इंटू B। तो हमारा जो टोटल रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा वो ये होगा। अब इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा K1 इंटू A इक्वल टू K-1 इंटू C प्लस K2 इंटू C इंटू B। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने पे हमें कंसेंट्रेशन ऑफ C मिलेगा K1A अपॉन K-1 प्लस K2B। तो ये हमारा C का कंसेंट्रेशन आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ से रेट लिखने की कोशिश करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है और सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, तो रेट जो होगा वो हमारा आ जाएगा K1 K2 A इंटू B अपॉन K-1 प्लस K2 इंटू B। तो ये हमारा हो गया रेट लॉ, ये हमारा रेट लॉ हो गया। अब रेट लॉ से हम लोगों को ऑर्डर बताना रहता है। सो अगर हम लोग इस रेट लॉ को देख करके ऑर्डर बताने की ट्राई करें तो हम लोग नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक कंसेंट्रेशन का टर्म है। तो अब इसमें हमको जब ऑर्डर बताना होगा तो हमें दो कंडीशन लेनी होंगी। पहली कंडीशन हो सकती है हमारी कि जो K-1 है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है K2B से। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमारा K-1 के प्रेजेंस में K2B जो होगा वो निगलेक्ट किया जा सकता है। तो जो हमको फाइनल रेट मिलेगा वो होगा K1 K2 अपॉन K-1 इंटू A इंटू B। सो अगर इसको हम लोग देखें तो हमें जो रेट को देख करके ऑर्डर मिलता है वो है 2। ऑर्डर हमारा होता है 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंसेंट्रेशन टर्म है A और एक कंसेंट्रेशन टर्म है B। अब अगर हम लोग सेकेंड केस देखें तो सेकेंड केस हमारा होगा कि K2B इज ग्रेटर देन K-1। तो उस केस में जो K-1 है उससे हम लोग निगलेक्ट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ K2B। तो जो हमें रेट मिलेगा वो होगा K1 इंटू A, क्योंकि K2B और K2B कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस केस में हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा 1। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का यूज करके किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर और रेट लॉ फाइंड कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।